मेरे साथ मेरे दो सहयोगी तरुण कुमार और बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। गौरव भाटिया की बाइट हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे। वो कह रहे हैं कि फर्जीवाल अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। मस्जिदों के लिए, दरगाह के लिए, उनके लिए खूब पैसा निकल आता है, लेकिन जब बात आती है हिंदुओं की भावनाओं की, तो जिस व्यक्ति ने चोट पहुंचाई हिंदुओं की भावनाओं को, उसे सीधे स्टार प्रचारक बना दिया एमसीडी के चुनाव में। इस तरह के सवाल बीजेपी के हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे एमसीडी का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के जो सिलसिले हैं वो भी तेज हो गए हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोप हों या बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप हों, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो उनका मंत्री पहले हिंदू देवी देवताओं से नफरत करने की बात करता था, उनको अपशब्द कहता था, आज उसे पुनः अपना स्टार प्रचारक बना रहे हैं। जबकि जब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने उसे मंत्री पद से हटा दिया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि उससे दूरी नहीं बना पा रहे हैं और उसे मजबूरन स्टार प्रचारक उन्हें बनाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक गंभीर आरोप आज गौरव भाटिया ने लगाए हैं और उन्होंने कहा कि गोपाल इटालिया ही नहीं, बल्कि अब राजेंद्र पाल गौतम को भी स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने पेश किया है। और उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में उन्होंने गोपाल इटालिया को स्टार प्रचारक बनाया, जिसने मंदिरों को लेकर के अपशब्द कहे थे, उसके बाद उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को अपना स्टार प्रचारक बनाया, जिसने हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहे थे, उन्हें पूजना ना करने की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि शब्द भले राजेंद्र पाल गौतम के हों और गोपाल इटालिया के हों, लेकिन जो सोच है, जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने एक के बाद एक घटनाओं को भी बताया और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। और जिन लोगों ने सहयोगी तरुण कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रचारक के रूप में पेश किया। तरुण, आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले तो आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि एलजी में अगर हिम्मत है तो वो पार्षद का चुनाव लड़के दिखाएं, पार्षद का चुनाव जीत कर दिखाएं, और अब केजरीवाल सीधे कह रहे हैं कि एलजी साहब तो दिल्ली वालों को तंग करते हैं। तो ये क्या आम आदमी पार्टी की टक्कर एलजी से है या बीजेपी से है? किससे है इनकी टक्कर एमसीडी चुनाव में? देखिए हार्दिक, जब आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे फिर संयोजक ही क्यों ना हो, एलजी और बीजेपी का नाम एक साथ वो लेते हैं। आज भी जो उन्होंने कहानी सुनाई गौतम सिद्धार्थ की और उनके चचेरे भाई की, तब भी उनके बयानों के अंदर बीजेपी और एलजी एक साथ लिए गए शब्द थे। लिहाजा आम आदमी पार्टी ये लगातार तोहमत लगा रही है कि एलजी बीजेपी के इशारे के ऊपर काम कर रही है। और ऐसे जो काम हैं, जैसे कि योगा क्लासेस का उन्होंने आज जिक्र किया, मूलतः जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का केंद्र था वो योगा क्लासेस को किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन के तहत मजबूत किया जा सकता है, इसका आह्वान सीएम की तरफ से दिया गया था। लिहाजा जो आपने जिक्र किया कि एक तरफ आप एलजी को चुनाव लड़ने का आह्वान दे रहे हैं, तो वो इशारों में ये कह रहे हैं कि एलजी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति तो हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ उनके जो फैसले हैं, जो सरकार की कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वो एक तरह से राजनीतिक फैसले हैं। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर भी ये बहुत मैनी अनफोल्ड हमें देखने के लिए मिलेंगे और बहुत तल्खी भरे रिश्ते आगे भी होने वाले हैं। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट में भी मामला चला गया है, जहां पर मनीष सिसोदिया ने ये कहा कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं और एलजी के इशारे के ऊपर वो काम करते हैं। वो हलफनामा हालांकि कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आगे कानूनी द्वंद्व भी हमें देखने के लिए मिलेगा। राजनीतिक द्वंद्व तो चल ही रहा है दिल्ली के अंदर। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी, आप 2020 का विधानसभा चुनाव अगर उदाहरण के तौर पर देखें, तब दिल्ली के अंदर पीक के ऊपर था शाहीन बाग का धरना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग अलग जगहों पर सीए एनआरसी के खिलाफ धरने प्रदर्शन चल रहे हों, तब भी बार बार सीएम को इंस्टिगेट किया जाता था कि वो अपनी राय एनआरसी और सीए के मुद्दे के ऊपर रखें। तब भी स्पष्टता के साथ ये आम आदमी पार्टी भांप पा रही थी कि बीजेपी
क्या उगलवाना चाह रही है आम आदमी पार्टी से। तब भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत नपे तुले अंदाज से ये कहा था कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, अगर वो खराब हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की बनती है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को सीधा रिपोर्ट करती है, लिहाजा शाहीन बाग का धरना खत्म होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह से स्टार प्रचारक जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम, जिनका शपथ ग्रहण विवादों के अंदर रहा है, आम आदमी पार्टी ने उनसे रेजिग्नेशन नहीं मांगा, ये भी पब्लिक डोमेन के अंदर है कि उन्होंने खुद वॉलंटरली गिव अप किया अपनी मिनिस्टेरियल बर्थ को। इस समय स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अगर राजेंद्र पाल गौतम आते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी को नहीं पता था कि इसके ऊपर सियासी बवाल होगा? और क्या आम आदमी पार्टी को यह नहीं पता था कि अगर ये बवाल होगा इससे आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसको विपक्ष धूमिल करने की कोशिश करेगा, जिस तरह से 2020 के अंदर भी राजनीतिक घटनाक्रम लेकिन तरुण 2020 में और 2022 में इतना अंतर आ चुका है कि अरविंद केजरीवाल से पहले चीजें उगलवाई जाती थी और पहले वो राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने से बचते थे और आज उनके पास दिल्ली के मुद्दे बचे ही नहीं। अब तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर इतना बोलते हैं कि सीधे तौर पर अब मोदी बनाम केजरीवाल चलने लगा है। मार्केट में इस तरह की भी चर्चा होती है। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि एमसीडी चुनाव में राजेंद्र पाल गौतम को स्टार प्रचारक बनाया ही क्यों गया। वहीं केजरीवाल इस पर क्या पलटवार कर रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। ये नाम स्टार कैंपेनर श्री राजेंद्र पाल गौतम का है। इनको तो आपने मंत्री पद से हटा दिया था। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, शब्द राजेंद्र पाल गौतम के थे विषैले, नफरत भरे। सोच अरविंद केजरीवाल की ही थी, रहा नहीं गया अपने नफरती नेता के बिना। इस बात पे वोट मांग रहे हैं वो, इस बात पे वो चाहते हैं तो जनता तय कर लेगी कि उनको वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 7 को नतीजे आ रहे हैं ना, 7 को नतीजे आ जाएंगे। मतलब वो वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? इस चीज पे केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ये इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो। तो आपने सुना बीजेपी और आम आदमी पार्टी का पक्ष। यहां पर राजेंद्र पाल गौतम के स्टार प्रचारक बनाए जाने को लेकर दोनों अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। मेरे साथ बलराम भी जुड़े हुए हैं, साथ ही तरुण जुड़े हुए हैं। बलराम, आपके पास आना चाहूंगा। आप बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी कवर करते हैं, तो चूंकि कांग्रेस की ओर से जब एक बड़ी जिम्मेदारी जगदीश टाइटलर को सौंपी गई, जो कि 1984 के सिख दंगों से जुड़ा हुआ एक नाम है, और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ लेने वाले एक पूर्व मंत्री को अपने स्टार प्रचारक के तौर पर जगह दे दी है। क्या लग रहा है कि बीजेपी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि कांग्रेस किसे स्टार प्रचारक बना रही है, आम आदमी पार्टी किसे स्टार प्रचारक बना रही है? इन लोगों की छवि के आधार पर थोड़ी चुनाव जीते जाते हैं, वो तो मुद्दों पर जीते जाएंगे। आपने क्या काम किया ये तो बता ही नहीं रही है बीजेपी। बिल्कुल हार्दिक, देखिए 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, इसलिए बीजेपी की जवाबदेही सबसे ज्यादा है। हर राजनीतिक दल अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उन मुद्दों को पब्लिक डोमेन में लेकर के आ रहा है जिनसे जनता प्रभावित हो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हिंदू देवताओं का नाम लेकर के वो कहीं ना कहीं धर्म और मजहब के आधार पर अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम का नाम हो, चाहे वो गोपाल इटालिया का नाम हो, चाहे जगदीश टाइटलर का नाम हो, क्योंकि 1984 की हिंसा कोई भूला नहीं है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से जगदीश टाइटलर का नाम चुनाव कमेटी में रखा है, उसको लेकर के बीजेपी ने तुरंत विरोध किया और कहा कि 1984 की घटना कोई भूला नहीं है, और ऐसे में उसके आरोपी को चुनाव समिति में रखना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कांग्रेस की मंशा क्या है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए और उसकी सोच पर भी सवाल खड़े किए कि वो हिंसावादी लोगों को पसंद करती है, और इतने दिनों तक अगर उनसे किनारा रखा था तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उन्हें चुनाव समिति में क्यों जगह दी गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गोपाल इटालिया हो या फिर राजेंद्र पाल गौतम हो, इन पर भी निशाना साधा, क्योंकि मालूम है कि अगर जहां हिंदू देवी देवताओं की बात की जाएगी, जहां धर्म और मजहब की बात की जाएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आकर के खेलती है और इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि जो मुद्दे जनता को सीधे
असर डालते हैं। यानी जिस मुद्दों के सहारे हम जनता के दिलों तक पहुंच सकते हैं, उन मुद्दों को राजनीतिक दल सामने लेकर के आ रहे हैं।